कभी जब एक सैनिक सीमा पर गिरता है तो सिर्फ एक शरीर नहीं गिरता, एक पूरा राष्ट्र अंदर से हिल जाता है। आज की कहानी युद्ध की नहीं, बलिदान की भी नहीं, ये कहानी है प्रतिशोध की। इसका नाम था ऑपरेशन सिंदूर। अध्याय 8, आग की शुरुआत। सीमा पर सब शांत था, सूरज तप रहा था, तिरंगा लहर रहा था और भारतीय सैनिक अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। तभी पाकिस्तानी रेडियो से एक संदेश आया, हम बातचीत चाहते हैं, आगे आइए। भारत ने शांति के नाम पर 7 बहादुर जवान भेजे। वो निहत्थे नहीं थे पर भरोसे के साथ गए थे, लेकिन जो लौटा वो 7 तिरंगे थे, लाशें, टुकड़े टुकड़े। उनके शरीर पर गोलियों के नहीं बल्कि हैवानियत के जख्म थे। उनकी आंखें खुली थीं, जैसे पूछ रही हों, क्या हमारी जान इतनी सस्ती थी? पूरे देश में गुस्सा था, संसद में मातम, माताओं की गोद सुनी, और उस दिन भारत ने चुप रहने से इनकार कर दिया। अध्याय 2, ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत। प्रधानमंत्री, सेना अध्यक्ष और रक्षा मंत्री की बैठक में एक ही बात तय हुई, अब बदला होगा, और ऐसा होगा जिसे इतिहास याद रखेगा। मिशन का नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर। नाम सुनकर कई चौंक गए, पर फिर बताया गया, जब एक पत्नी अपने शहीद पति के बाद माथे का सिंदूर मिटाती है तो उस सिंदूर की कीमत पाकिस्तानी खून से वसूली जाएगी। और इस मिशन की कमान दी गई कर्नल अर्जुन राठौर को। 38 साल का वो योद्धा जिसने कसम खाई थी, मैं या तो अपने साथियों को वापस लाऊंगा या उनके खून से भारत माता का सिंदूर बनाकर लौटूंगा। अध्याय 3, घातक 12 की टोली। 12 सैनिक चुने गए, सिर्फ वो जो मौत से न डरते थे। इनका नाम था घातक 12। हर एक के पास कहानी थी। किसी की बहन सीमा पर मारी गई थी, किसी का भाई पुलवामा में शहीद हुआ था, पर एक बात समान थी, इनके दिल में सिर्फ तिरंगा बसता था। बिना पहचान, बिना यूनिफॉर्म वो पाकिस्तान की सीमा पार कर गए। अध्याय 4, पहली चोट। बाग ब्लॉक पहला टारगेट था। बाग ब्लॉक जहां आईएसआई और पाक आर्मी आतंकी हमलों की योजना बनाते थे। घातक 12 ने अंदर घुसते ही ईएमपी डिवाइस फेंकी, बिजली बंद, कैमरे फेल, और फिर धड़ धड़ धड़। 70 आतंकी, 14 वहीं ढेर हुए, बाकी 3 को जिंदा पकड़ा गया। एक कांपते हुए बोला, हमें नहीं पता था भारत इतना खामोश भी मार सकता है। अध्याय 5, टैंक डिपो और वीरेंद्र का बलिदान। तीसरे मिशन में घातक टीम ने टैंक डिपो 72 को निशाना बनाया, लेकिन वहां एक माइन फटा और कमांडो वीरेंद्र घायल हो गए। पैर से खून बह रहा था, लेकिन उन्होंने कहा, मुझे बंकर तक ले चलो, मैं इस शरीर से आखिरी वार करूंगा। उन्होंने आत्मघाती बेल्ट पहनी, जख्मी हालत में रेंगते हुए डिपो के अंदर पहुंचे और कहा, ये सिंदूर भारत मां के नाम। बूम! पूरा पाकिस्तानी टैंक डिपो जल उठा और वीरेंद्र भारत की मिट्टी में मिल गए। अध्याय 6, अर्जुन का क्रोध। वीरेंद्र की शहादत ने अर्जुन को बदल दिया। अब वो सिर्फ एक कमांडर नहीं थे, अब वो ज्वाला बन चुके थे। अगला निशाना था जनरल उमर कायम, जिसने ऑपरेशन रचवाया था, लेकिन उसके बंकर तक जाने के लिए गुजरना था मौत की गुफा से। लेजर ट्रैप, ड्रोन गन, हर कदम मौत से भरा था। पर अर्जुन रुके नहीं, गोली लगी फिर भी आगे बढ़े। आखिरकार उमर कायम सामने था। उसने कहा, भारत को खत्म कर देंगे। अर्जुन बोला, तूने सिर्फ हमारे सैनिकों को नहीं मारा, तूने हमारी आत्मा को छेड़ा, अब मौत तुझे छू कर जाएगी। और फिर एक आखिरी गोली, उमर कायम ढेर। अध्याय 7, वापसी और सम्मान। मिशन सफल हुआ। भारत ने 70 से ज्यादा दुश्मनों को मार गिराया, 5 आतंकी कैंप तबाह कर दिए। अर्जुन और बचे सैनिक लौटे, पर वीरेंद्र नहीं। उनकी मां को दिल्ली बुलाया गया। अर्जुन उनके सामने झुका और कहा, आपका बेटा लौट नहीं सका मां, पर उसने पाकिस्तान को झुका दिया। उस मां ने माथे पर तिरंगा छुआ और बोली, मेरे बेटे ने सिंदूर नहीं छोड़ा, उसने पूरे भारत का माथा लाल कर दिया, लाल करके देता। अध्याय 8, पाकिस्तान की चुप्पी, भारत का संदेश। पाकिस्तान कुछ नहीं बोल सका। संयुक्त राष्ट्र में शांति की बात करता रहा, पर अंदर से कांपता रहा। और भारत ने दुनिया को एक बात कह दी, हम युद्ध नहीं चाहते, पर अगर कोई मां का सिंदूर छीनने आएगा तो उसका अस्तित्व छीन लेंगे। ये थी कहानी ऑपरेशन सिंदूर की। ये सिर्फ सैनिकों का मिशन नहीं था, ये भारत मां के आंसुओं का बदला था। और अब जब भी तिरंगा लहराए तो याद रखना, वो सिर्फ कपड़ा नहीं, वो वीरेंद्र जैसे हजारों सैनिकों की अंतिम सांस है। जय हिंद, वंदे मातरम। इतिहास में कुछ युद्ध ऐसे होते हैं जो अखबारों में नहीं छपते, ना ही टीवी पर दिखाई देते हैं, पर वही असली होते हैं। ये कहानी है एक ऐसी छाया की जिसका नाम किसी मेडल में नहीं, लेकिन हर हिंदुस्तानी की सांस में दर्ज है। अध्याय 8, कोड नेम छाया। वो औरत थी, लेकिन दुश्मन उसे भूत कहते थे। उसका असली नाम कोई नहीं जानता। आर्मी की फाइलों में बस एक शब्द था, छाया। उसने कभी कोई वर्दी नहीं पहनी, ना ही तिरंगे की सलामी ली, लेकिन जब भारत की सरहद हिलती थी तो छाया उसे संभालने आती थी, अकेले। अध्याय 2, एक लड़की का बदला। कश्मीर की एक छोटी सी बस्ती में एक 14 साल की लड़की रहती थी, समीरा। 1991 न्यायवे की कारगिल लड़ाई में उसने अपने पूरे परिवार को खो दिया। उसकी मां के हाथों से खून टपक रहा था और समीरा अपनी बहन की लाश के पास बैठी थी।
तभी उसने कसम खाई, मैं बदला लूंगी, मगर बिना दिखे। उसने सेना में शामिल होने की कोशिश की, पर उम्र और परिस्थिति ने उसे रोक दिया। तो उसने चुना परछाई बनना। अध्याय 3। रॉ की आंखें और नाखून, समीरा की तीखी नजर, हर शब्द को याद रखने की ताकत और उसकी भावहीन आंखें, इन सब ने उसे बना दिया रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की गुप्त एजेंट। वो सिर्फ भारत के लिए जीती थी, ना परिवार, ना पहचान, ना आराम। उसका कोड नेम बना छाया। अध्याय 4। मिशन ब्लैक डस्ट। 2017 पाकिस्तान की एक गुप्त प्रयोगशाला में एक जैविक हथियार तैयार किया जा रहा था। नाम था ब्लैक डस्ट, एक वायरस जो हवा में फैलता और हजारों को चुपचाप मार सकता। डब्ल्यूएचओ भी अंधेरे में था, लेकिन छाया को खबर मिल चुकी थी। रॉ ने कहा, यह मिशन नामुमकिन है, मत जाओ। छाया बोली, अगर मैं नहीं गई तो दिल्ली तक मौत चलेगी। और फिर वो लाहौर के पास उस प्रयोगशाला में घुस गई, एक नर्स बनकर। अध्याय 5। छाया का खेल। हर दिन वो वहां की भाषा, चाल ढाल, आदतें सीखती रही। 3 हफ्तों बाद उसने देखा, एक वायल काली धूल की तरह उड़ता था। वो ब्लैक डस्ट था। एक रात छाया ने वहां के सिक्योरिटी सिस्टम को हैक किया, सारे डेटा भारत भेजे, और फिर खुद उस लैब को बम से उड़ा दिया। बूम! वो कूदकर बाहर आई, गोलियां चली, लेकिन अंधेरे में छाया गायब। अध्याय 6। अब चित्त औरत जो जिंदा थी पर नहीं थी। अगले दिन पाकिस्तान ने ऐलान किया, किसी आतंकी ने जैविक प्रयोगशाला पर हमला किया, पर उन्हें आज तक नहीं पता ये वो आतंकवादी नहीं, भारत की छाया थी। भारत में इस मिशन की कोई खबर नहीं आई, ना अखबारों में, ना न्यूज चैनलों पर। लेकिन दिल्ली में एक ब्रीफिंग रूम में रॉ के प्रमुख ने चुपचाप एक दीवार पर उसकी फोटो रखी। कोई नाम नहीं, सिर्फ लिखा था छाया, जो हर युद्ध से पहले आती है और उसके बाद भी रहती है। अध्याय 7। आखिरी मिशन। 2006 सफोल। जब अफगानिस्तान से भारत को एक नया खतरा मिला तो सरकार परेशान थी, पर फिर एक फोन आया, मुझे भेज दो। ये छाया थी, ये उसका आखिरी मिशन था। उसने कहा, इस बार मुझे मरने दो, पर भारत को बचने दो। काबुल में एक रूसी हथियार डील को रोकते हुए छाया ने खुद को उड़ा लिया। अध्याय 8। एक नाम जो कभी नहीं लिखा जाएगा, आज भी। उसका नाम किसी मेडल में नहीं है, ना ही किसी स्मारक पर जब भी सरहद पर सूरज डूबता है और तिरंगे की परछाई जमीन पर गिरती है, तो वहां एक छाया चलती है। कोई देख नहीं सकता, पर वो होती है। और जब अगली बार कोई दुश्मन भारत की तरफ देखेगा, तो याद रखना, उसकी सांसें ठंडी हो जाएंगी, क्योंकि छाया लौट आएगी। कभी मत सोचिए कि भारत सिर्फ हथियारों से बचता है। कभी कभी वो उन परछाइयों से बचता है जो अंधेरे में जीती हैं और भारत के उजाले के लिए मरती हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। हर जंग बंदूकों से नहीं लड़ी जाती, कुछ जंग आंखों से होती है, जहां दुश्मन दिखता नहीं और सैनिक का नाम तक नहीं बचता। आज की कहानी है एक ऐसे योद्धा की, जो वर्दी में नहीं, पर भारत के लिए जीता और मर गया। उसका नाम इतिहास में नहीं, पर रॉ की हर फाइल में दर्ज है। उसका कोड नेम था कोबरा। अध्याय 3। आर्यम आर्चे हैरेद। स्याही की छाया। वो एक साधारण आदमी लगता था। कभी लाहौर में चाय की दुकान पर दिखता, तो कभी पेशावर के बाजार में। लोग सोचते ये तो कोई व्यापारी है, लेकिन सच यह था, उसके पास हर पाकिस्तानी फौजी ठिकाने की तस्वीर थी, हर आईएसआई अफसर की आदतें, रूटीन और कमजोरी। वो भारत की आंखें था, जो दुश्मन के दिल में बैठी थीं। अध्याय 2। कब शुरू हुआ सब कुछ? 2001 संसद हमला। जब भारत थर्राया था, तब एक 22 साल के लड़के ने दिल्ली की सड़कों पर दौड़ते हुए कहा था, माँ, अब मैं बोलने वाला नहीं, करने वाला बनूंगा। उसका नाम था आरव मेहरा। उसने इंजीनियरिंग छोड़ दी, बॉडी बनाई, भाषा सीखी और रॉ के लिए ट्रेनिंग ली। 5 साल तक वो गायब रहा, और जब लौटा, वो कोबरा बन चुका था। अध्याय 3। पाकिस्तान के पेट में जहर। रॉ ने उसे भेजा पाकिस्तानी न्यूक्लियर प्रोजेक्ट में गुप्त घुसपैठ करने। वहां एक वैज्ञानिक था, डॉ अफजल हामिद, जिसे चीन फंड कर रहा था ताकि भारत को घुटनों पर लाया जा सके। कोबरा ने वहां उसकी लेबोरेटरी में एक क्लीनर बनकर नौकरी की। 3 महीने बाद वो डॉ हामिद का भरोसेमंद आदमी बन चुका था, पर अंदर ही अंदर वो हर एक परमाणु प्रोजेक्ट की जानकारी भारत भेजता रहा। अध्याय 4। मौत का सौदा। 2023 जानकारी मिली कि 3 न्यूक्लियर मिसाइलें भारत पर दागने की योजना है। लक्ष्य थे जयपुर, सूरत और चंडीगढ़। सरकार को सिर्फ 48 घंटे का समय मिला। रॉ ने कोबरा को कहा, यह आत्मघाती मिशन हो सकता है। कोबरा मुस्कुराया, मैं पहले ही मर चुका हूं, अब सिर्फ भारत का काम बाकी है। अध्याय 5। 3 मिसाइलें, एक आदमी। कोबरा ने अपने शरीर में एक माइक्रो बम लगाया, जो सिर्फ आवाज के आदेश से फटता था। वो मिसाइल कंट्रोल रूम तक पहुंचा। वहां सिर्फ 6 मिनट का वक्त था। उसने सिस्टम हैक किया और लॉन्च कंट्रोल फ्रीज कर दिया। डॉ हामिद चिल्लाया, तू भारतीय है? कोबरा ने शांत स्वर में कहा, हाँ, और तेरा अंत यही है। फिर उसने सिर्फ 2 शब्द कहे, जय हिंद। बुम! पूरा कंट्रोल सेंटर उड़ गया, मिसाइलें नष्ट। दुनिया को एक युद्ध से बचा लिया गया। अध्याय 6। लाश भी नहीं मिली, ना उसकी कब्र मिली, ना राख।
लेकिन रॉ के ऑफिस में एक खाली कुर्सी आज भी रखी है। हर साल 26 जनवरी को वहां एक चाय का प्याला रखा जाता है जिस पर लिखा है कोबरा, भारत की अदृश्य ढाल। अध्याय 7, माँ का जवाब। आरव की माँ, जो अब वृद्धाश्रम में रहती थीं, उनसे एक पत्रकार ने पूछा, आपको दुख नहीं होता? उन्होंने सिर्फ इतना कहा, जिस बेटे का नाम जुबान पर नहीं पर हर सांस में भारत हो, वो दुख नहीं, वो गर्व है। जब भी तिरंगा लहराए और तुम चैन से सांस लो तो याद रखना, किसी कोबरा ने कहीं अपनी जान देकर वो चैन तुम्हें दिया है। कभी न देखे जाने वाले उन नायकों के लिए सलाम, जय हिंद, वंदे मातरम।